नमस्कार। आइए आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के एक ऐसे सेक्शन में एंट्री कर रहे हैं जहां से एक्सोजेनेटिक फोर्सेज या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म्स क्रिएशन में अपनी भूमिका रखता है। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल टॉपिक है वैसे, लेकिन कभी कभी इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग। वेदरिंग, हिंदी में अपक्षय। अपक्षय, तो ये वेदरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा वर्क है जिसमें कहा जाता है कि इन सिटू मेथड से किसी भी रॉक स्ट्रक्चर का अपने मूल स्थान पर, एक्चुअल प्लेस पर ही टूट फूट कर बिखर जाना, ढेर हो जाना, यानी कि डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज हो जाना, किसके प्रभाव से? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। यानी कि अगर कोई रॉक स्ट्रक्चर है उस पे टेम्परेचर, यानी कि तापमान, और रेनफॉल के कारण, वर्षा के कारण जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट पड़ता है उसके कारण उसका अपने ही जगह पे विघटन, वियोजन कहा जाता है, डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन का वो प्रोसेस जो इंसिटू मेथड से हो, स्थानिक रूप में हो, उसे ही क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। अब देखिए वेदरिंग के लिए जरूरी एक क्या हो गया? एक हो गया रॉक और एक हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन। और मेथड चूंकि इन सिटू है, स्थानिक है, तो हमें देखना होगा कि टूट फूट कर चट्टानें कैसे अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। अब देखिए रॉक, आप लोगों ने इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा। यहाँ दो रॉक को हम लेकर के कोशिश करेंगे वेदरिंग समझाने का। मेटामॉर्फिक तो देखो इग्नियस का ही मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से मेटामॉर्फिक बना, या सेडिमेंट्री का ही मेटामॉर्फिज्म हुआ। तो मेटामॉर्फिक रॉक अपने आप में नहीं, बल्कि इन दोनों का रूपांतरित रूप है। रूपांतरित चट्टान दोनों का रूपांतरित रूप है, तो दोनों को हम ले लेते हैं तो शायद हमें इस चीज को समझना आसान होगा। देखिए एक है इग्नियस रॉक और एक है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये कहा जाता है कि अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक में जॉइंट्स होते हैं, लेयर नहीं होते। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात उसमें नहीं होती, और जॉइंट्स होता भी है तो वो 90 डिग्री पे वर्टिकल कंडीशन में पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन में बेडिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें लेयर्स होते हैं। तो इस कंडीशन में सेडिमेंट्री रॉक पर केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल तरीके से इसका डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज होना आसान होगा, जबकि इग्नियस वाले पे केमिकल रिएक्शन कम होता है। ये रॉक वाले में भी हम लोग पढ़े थे। तो वैसी कंडीशन में इग्नियस जो चट्टान है, इग्नियस रॉक है, उसमें कहीं ना कहीं क्रैकिंग होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, कहीं ना कहीं उसमें फ्रैक्चर होगा और वो टुकड़ों में अलग अलग बटेगा, फिजिकली ज़्यादा, केमिकली बहुत ही कम। सेडिमेंट्री में फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की कंडीशन क्या होगी? ज़्यादा तेज़ी से होगा, इसलिए इसका वेदरिंग भी सबसे ज़्यादा होगा। एक तो रॉक के नेचर को समझिए, दूसरा है ये दोनों मिलाकर के बनता है क्लाइमेट। क्या? टेम्परेचर प्लस रेनफॉल इज इक्वल टू क्लाइमेट। अब कहा जाता है कि दूसरा बड़ा फैक्टर्स आ गया क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक की कंडीशन कहीं पर कहाँ है, उस आधार पर ही इस पे इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल और केमिकल तरीके से इसको
डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज करने की स्थिति। हम इन दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर वेदरिंग को पढ़ते हैं, उसके टाइप्स को पढ़ते हैं, उसके फैक्टर्स को पढ़ते हैं, तो आसानी से समझा जा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे। आप माइंड में क्या रखेंगे, रॉक, रॉक के ये दोनों टाइप, और माइंड में रखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर बोलूँ कि किसी भी रीजन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बट वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर के सोर्स के रूप में जो रेनफॉल की बात हम कर रहे थे वो नहीं है, तो वहाँ पर केमिकल वेदरिंग होना पॉसिबल है नहीं, वहाँ पर सिर्फ फिजिकल तरीके से टूटेगा, तो उसको फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। अगर कहीं पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, मान ले 0 डिग्री, 0 से 10 डिग्री बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर कम है बट वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर है, तो टेम्परेचर के अभाव में भी यहाँ केमिकल वेदरिंग नहीं हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फिजिकल ही होगा, यहाँ पर भी फिजिकल ही होगा। तो केमिकल कब होगा, जब टेम्परेचर भी होगा, कौवा भी उड़, प्लस रेनफॉल यानी कि रेनफॉल वर्षा भी होगी, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, दोनों है, तब क्या हो जाएगा, तब केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। दोनों अप्रोप्रिएट कंडीशन में होगी तब केमिकल वेदरिंग की कंडीशन होगी। अब आपको क्या करना है कि इसको समझने के लिए एक मैं चार्ट बना के कोशिश करूंगा कि एक साथ उन सभी चीज़ों को समझ जाए, जिसमें आपको अब इससे अंदाज़ा क्या लग गया कि मेजरली जो देखा जाए तो दो ही टाइप के वेदरिंग होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब तीसरा जो बायोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो है या बायोलॉजिकल, उसमें भी एक्टिविटी जो होगी वो या तो फिजिकल होगी या केमिकल तरीके से होगा, बट वो चूँकि कोई जीव कर रहा है, कोई प्लांट कर रहा है, मनुष्य के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए हम उसको अलग नाम दे दिए। लेकिन इन दोनों को ही मेन ध्यान रखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा आसानी से, राइट। आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं, हम एक चार्ट लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम में रखते हैं टेम्परेचर है बट वाटर का सोर्स, वाटर नॉट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वेदरिंग की कंडीशन कैसी होगी, फिजिकल होगी। रीजन बता दो भाई। हॉट डेजर्ट एरिया, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया जो है, उसमें कैसा वेदरिंग होगा, फिजिकल वेदरिंग होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ वाटर नॉट अवेलेबल बहुत कम है, जिससे उसको केमिकल रिएक्शन करने की कंडीशन नहीं बनती है। तो आपने यहाँ पर क्या दिया, हॉट डेजर्ट या ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन दे दिया। अब कहा जाता है कि इसमें वेदरिंग का टाइप, नेचर कैसा होगा, नेचर या उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसकी विशेषताएं। तो हो सकता है कि बड़ा कोई टुकड़ा हो और टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के कारण इनके बीच से ये दरारें पड़ जाए और ये एक टाइम पे दोनों अलग अलग हो जाए, यहाँ से कट गया ये, यहाँ से कट गया ये, पहले एक पार्ट था, अब एक पार्ट ए और एक पार्ट बी बन गया, बीच से चीज़ें क्या हुई, यहाँ से ये हट गई। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये बन गया। इसको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, बड़े टुकड़ों में बंटना। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक चट्टान धीरे धीरे
टेम्परेचर बढ़ा, फैला, टेम्परेचर कम हुआ, सिकुड़ा, करते करते कहीं एक जगह निशान पड़ा और फिर दो अलग अलग बोल्डर में बढ़ जाते हैं। अब ये ध्यान रखना कि एक दिन एक रात में नहीं हुआ, 1000 साल में भी नहीं हुआ, 1,00,000 साल लग गए, 2,00,000 साल लग गए, 5,00,000 साल लग गए, क्योंकि ये 1-2 वर्षों की कहानी नहीं है, इसलिए ये ऐसा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, डेजर्ट वाले में ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पहला हो सकता है कि इस कंडीशन में चट्टान अगर रॉक की कंडीशन अगर इस तरह से हो कि मिक्स्ड हो, उसमें मिक्स रॉक हो, हो सकता है कि अगर कोई इतना बड़ा टुकड़ा हो, मिक्स हो, इसमें अलग अलग टाइप के नेचर का रॉक हो, और जब ये बिखरे तो हो सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाए अलग अलग नेचर के हिसाब से। ये भी एक हो सकता है, स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाएगा ये हो कहाँ रहा है, हॉट डेजर्ट रीजन में ही हो रहा है। इट में भी हो सकता है कि वहां पर इग्नियस रॉक की स्थिति हो बहुत मजबूत कंडीशन में, और फिर वो उसमें से धीरे धीरे थोड़ा सा पानी हल्का कभी पड़ गया, चटकन सा हुआ, ऐसे से करके, और धीरे धीरे वो स्थिति इस पे बनी, और वो देखने में ऐसे लग रहा। तो एक लेयर जैसे होता है ना, कमल का फूल ले लो, अनियन ले लो, प्याज ले लो, इस तरह के लेयर बाय लेयर उखड़ रहा एक 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 करके, उसको एक्सफोलिएशन या अनियन वेदरिंग भी कहा जाता है। ये भी इग्नियस रॉक पे डेजर्ट वाले एरिया या ट्रॉपिकल जोन की ही कहानी है, अनियन वेदरिंग की। तो एक ये भी हो सकता है आपका। तो ये 3 देख रहे हैं एक बार में हो जा रहा है। टेम्परेचर है बट वाटर नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर के इफेक्ट से हो रहा है। पहली कंडीशन आपने देखा। दूसरी कंडीशन देखिए, टेम्परेचर कम है बट वाटर की अवेलेबिलिटी है। अब ऐसी कंडीशन में भी वेदरिंग कैसा होगा, फिजिकल कहाँ होगा, रीजन बताइए। तो आप इसको रखेंगे हाई लैटिट्यूड जोन में, या पोलर जोन भी लिख सकते हैं, उसी एरिया में इस तरह की स्थिति होगी। अब इस एरिया में होगा क्या, जैसे ये कोई चट्टानी टुकड़ा है और यहाँ पे वाटर की कंडीशन है, अब ये पानी इसमें बार बार टच में आ रहा है, कल को इतना छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है और इसमें पानी भर गया, दिन के समय में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, इसमें वाटर इंक्रीज कर गया। अब रात में फिर आइस जैसे ही कन्वर्ट होगा, बर्फ जमेगा, वो थोड़ा सा उसको वॉल्यूम बढ़ा देगा, यानी रात के समय में इसका मुंह क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, और ऐसा करते हुए फिर अगले दिन ये एरिया बढ़ा लिया। ऐसे करते करते 1-2 हज़ार साल पार करने के बाद ये क्या होगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग। फ्रॉस्ट वेदरिंग जो होता है, फ्रॉस्ट वेदरिंग में पानी के जमने और उसके पिघलने से ये चीजें बनती है। वाटर सॉलिड हुआ, फिर वाटर हुआ, सॉलिड हुआ, वाटर हुआ, सॉलिड हुआ, वाटर हुआ, ऐसे करते करते एक दिन ये पूरा हट गया, और इससे फ्रॉस्ट वेदरिंग कहते हैं। ये ड्यू टू लो टेम्परेचर के कारण हो रहा है, ये फिजिकली हो रहा है, केमिकली नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। चलिए एक ये भी आपने देख लिया। अगला हम देखते हैं कि टेम्परेचर है और प्लस वाटर भी अवेलेबल है, यानी कि रेनफॉल भी है, तब क्या होगा, तापमान और वर्षा दोनों हो रहा है, तो ऑब्वियसली केमिकल होगा, केमिकल वेदरिंग होगा। केमिकल वेदरिंग में ध्यान रखना है आपको कि अगर वाटर किसी भी रॉक स्ट्रक्चर में पानी घुल गया, मान लीजिए यहाँ कोई एक चट्टानी संरचना है जिसमें पानी आकर के पानी पी गया, पूरा इसमें पानी मिल गया पूरी तरीके से,
इसको हाइड्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। पानी का निकलना डिहाइड्रेशन, पानी मिल जाना हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये केमिकली चीज़ें हैं, एक हाइड्रेशन प्रोसेस हो गया, ये हाइड्रेशन फॉर्म में वेदरिंग हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर मिल गया। दूसरा, अगर इसमें हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया तो इसको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। अगर इसमें आयरन का है, आयरन युक्त इग्नियस रॉक वाला है, और प्लस इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग मैटर पे, लोहे पे जंग लगना आपको पता ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और उसमें पानी आयरन के साथ रिएक्शन करता है और उससे उसका कलर क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी तरह से कहा जाता है कि उसमें अगर सिलिका, उसमें अगर केवलिन, उसमें अगर फॉस्फेट, अलग अलग मटेरियल घुलता है तो केमिकल रिएक्शन की स्थिति बनती है। इसके लिए ज़रूरी है, अगर यहाँ पे कैल्शियम मिल गया तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कास्ट टोपोग्राफी जो बनते हैं तो उसमें कैल्शियम में पानी मिल गया, कैल्शियम वाला रॉक स्ट्रक्चर है, उसमें वाटर आ गया तो कैल्सिफिकेशन। इस तरह से हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, कैल्सिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमने इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे कहा जाता है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जिसमें कि वाटर और टेम्परेचर दोनों का आपस में मिलना ज़रूरी होता है, दोनों का एप्रोप्रिएट कंडीशन में अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी होता है, तभी जाकर के ये वेदरिंग पॉसिबल है। तो आप इसमें 3-4 को ध्यान रखिए। मैंने बुकलेट में और 5-7 चीज़ें डाल दी है, और आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें निकल के आएंगी, उससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो ये केमिकल वेदरिंग हो गया। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के अलावा कहा जाता है कि एक और टाइप में जाते हैं, वो है मानव जनित, या उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसमें कहा जाता है जीव जंतुओं द्वारा, वेजिटेशन, वनस्पति द्वारा, मानव द्वारा, और अलग अलग जो बायोकेमिकल्स होते हैं उसके द्वारा वेदरिंग की कंडीशन होती है। अब कहा जाता है कि यह कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटी होगी। एनिमल्स है, अगर गाय का खुर पैर पड़ गया किसी मिट्टी पे, उसके साथ मिट्टी इधर उधर कमज़ोर पड़ गई, तो उसको भी एक प्रकार के वेदरिंग ही कहते हैं। कोई चिड़िया है आपके घर के एक मुंडेर पे लगातार बीट कर रही है, वो मुंडेर उतनी दूर घिस गया, तो अब किया चिड़िया ने, लेकिन हुआ तो वहाँ केमिकल रिएक्शन ही था, बट बायोलॉजिकल माध्यम से हुआ है, इसलिए उसको बायोलॉजिकल में देते हैं। हम बहुत बड़े बड़े टनल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, डायनामाइट से खानों में आप अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं ताकि उसमें खुदाई हो सके। ये सब कहीं ना कहीं वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि वेदरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो इन सिटू मेथड्स है, वहीं का वहीं होता है, इसके लिए कहीं और से मटेरियल कहीं और को नहीं ले जाता है, राइट। ये वेदरिंग हो गया। इसके साथ ही दूसरा होता है इरोजन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इरोजन। और इरोजन पे आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, और देखिए वेदरिंग प्लस इरोजन कर देंगे तब ये क्या बन जाता है, डेनुडेशन बन जाता है, जिसको अनाच्छादन बोलते हैं हिंदी में। अपक्षय प्लस अपर्दन बराबर अनाच्छादन, ये सारी चीजें होंगी। इरोजन में ध्यान रखिए कि एक वर्ड आया था साइकिल ऑफ इरोजन, जो हर एग्जाम में ही फेमस क्वेश्चन के रूप में आता है, सभी लोग ध्यान दें। साइकिल ऑफ इरोजन देने वाले व्यक्ति का नाम था डेविस। डेविस महोदय ने ये साइकिल ऑफ इरोजन कॉन्सेप्ट दिया। डेविस ने ये साइकिल ऑफ इरोजन कॉन्सेप्ट किन किन लोगों के ज्ञान से दिया, उसमें समझिए। सबसे पहले कहा जाता है एक व्यक्ति था, नाम था हटन।
जिसने साइक्लिक टर्म फर्स्ट टाइम जियोमॉर्फोलॉजी में लाया, वहां से इन्होंने साइकिल टर्म को वहां से डिराइव किया। तो साइकिल शब्द किससे लिया? हटन से। एक व्यक्ति का नाम था डार्विन। डार्विन महोदय ने, आप इसको देख लीजिएगा, डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एंड डेवलपमेंट। तो देखो, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, स्पीसीज का डेवलपमेंट 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। ये डार्विन ने अपने डेवलपमेंट विकासवाद के सिद्धांत में कहा था। उससे इन्होंने 3 स्टेज लिए, और एक व्यक्ति का नाम था पॉवेल, और पॉवेल से इन्होंने बेस लेवल थ्योरी के आधार पर बेस लेवल जो इन्होंने दिया, उसी को डेविस ने आधार तल की संकल्पना को आधार को बना करके पेनी प्लेन शब्द को दिया। और ये पेनी प्लेन वर्ड बहुत फेमस हुआ, जो साइकिल के लास्ट कंडीशन में इरोजनल सरफेस जो बच जाता है, उसको पेनी प्लेन के रूप में इन्होंने समझाया। तो साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट जो डेविस महोदय ने दिया, वो काफ़ी फेमस हुआ, और उस डेविस महोदय के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा, वो आप हटन को, आप डार्विन को और आप पॉवेल को कभी मत भूलिए। डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय डार्विन और साइक्लिक टर्म फर्स्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम हटन इन मॉर्फोलॉजी, और वहाँ से इन्होंने डिराइव किया, वहाँ से इन्होंने लिया साइकिल ऑफ इरोजन कॉन्सेप्ट दिया, और पॉवेल से बेस लेवल थ्योरी लिया कि फाइनली कोई भी लैंड फॉर्म्स हो, एक बेस लेवल पे जाके उसका एंड होता है। अब मैं यहाँ साइकिल ऑफ इरोजन में डेविस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा चलाऊंगा। डेविस देखिए, डेविस महोदय ने जो कॉन्सेप्ट दिया साइकिल ऑफ ये वो ज्यादा ही घूम जाता है, साइकिल ऑफ इरोजन जो दिया इन्होंने कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिए। इसमें उन्होंने ट्रायो ऑफ डेविस के रूप में जाना जाता है 3 चीज को, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये 3 चीज ध्यान रखें, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, जिसको ट्राई ऑफ डेविस कहा जाता है। बोले कि यही तीनों किसी भी लैंड फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कोई भी लैंड फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम से हो करके बनता है। इन्हीं तीनों का योगदान होता है किसी भी लैंड फॉर्म्स के बनने में। और इन्होंने इस बेस पर यह कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी अपलिफ्टेड लैंड फॉर्म्स जो है, फाइनली अपलिफ्टेड लैंड फॉर्म्स जो है वो अलग अलग उससे गुजरते हुए 3 स्टेजेस से गुजरते हुए फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेनी प्लेन में। लास्ट में जो हील जैसी संरचना बन जाती है उसको इन्होंने मोनोडनाक कहा, और कहा कि यह 3 स्टेज से होकर के गुजरता है, उस पर हम अभी चर्चा चलाएंगे। बट ये जो अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म है, अपलिफ्टेड लैंड है, ये फाइनली ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इरोजनल फोर्सेस किस में कन्वर्ट हुआ? पेनी प्लेन में। कोई भी उत्थित भूखंड अपरदनकारी क्रियाओं के प्रभाव से 3 अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में समप्राय मैदान में बदल जाता है। एन अपलिफ्टेड लैंड फॉर्म्स
due to impact of erosional forces finally converted into a peneplain. The final landforms due to erosion created by rivers, that is called peneplain. This is the combination of floodplain and you can say last erosion of erosional surface by the river. इसको डेविस ने समझाने की कोशिश की। अब 3 स्टेज है रिवर का, उसके बारे में आप अगर जानेंगे तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेज को क्या कहा गया। फर्स्ट स्टेज को कहा गया यूथ स्टेज, युवा अवस्था। नदी देखिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों से निकलती है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी आप बताइए। हाइट क्या है बोलिए, मैक्सिमम। तो स्लोप क्या है, मैक्सिमम यानी कि स्टीप। अगर स्लोप स्टीप है तो बताइए स्पीड क्या होगा, वो भी हाई होगा। अगर स्पीड हाई है इरोजन क्या होगा। इरोजन पे जब आएंगे तो 2 तरह के इरोजन की बात करें, एक वर्टिकल और एक हेडवार्ड। इसको ऊर्ध्वाधर या लंबवत कहते हैं, इसको शीर्षवर्ती कहते हैं हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हो तो जरूरत नहीं परेशान होने की, बीच बीच में आप बुकलेट पलट सकते हैं। हेडवार्ड इरोजन और ये वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि लंबवत बोलते हैं। 2 तरह का इरोजन है। नदी में पानी कम है, स्लोप ज़्यादा है, फुर्ती ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, स्पीड देख रहे हैं ज़्यादा है। इस कंडीशन में नदी क्या होता है, पहले रास्ता बनाती है और फिर घाटी गर्तन करती है। तो हेडवार्ड इरोजन क्या देता है, उसको रूट मेंटेन करता है, और वर्टिकल क्या करता है, डीप डिगिंग करता है। इसके थ्रू रिवर क्या करती है, इसके थ्रू रिवर डीप डिगिंग करती है। डीप डिगिंग की कंडीशन करती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे वी शेप वैली या गॉर्ज और कैनियन जैसे या आई शेप वैली जैसे लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। ये फर्स्ट स्टेज में होता है। सेकेंड स्टेज में देखेंगे तो सेकेंड स्टेज में नदी पहाड़ों से निकल जाती है, इसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज, परिपक्व अवस्था है, ये प्रौढ़ावस्था है। और इसमें स्लोप कॉम्परेटिवली थोड़ा सा मॉडरेट होने लगता है। तो स्लोप होता है स्टीप टू मॉडरेट होने लगता है, जिसके कारण वर्टिकल के साथ साथ लेटरल ये दोनों तरह का इरोजन होता है। बोथ इरोजन आर वर्किंग टुगेदर, वर्टिकल एंड लेटरल, दैट्स वाई रिवर डिगिंग अ डीप एंड वाइडल वैली। अब नदी गहरी और चौड़ी घाटियों का निर्माण करने लगती है, और इस कंडीशन में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी, जो उसके अंदर टूल्स जो मटेरियल है उसकी स्थिति ज़्यादा हो गई। तो अब नदी में पावर ज़्यादा हो गया है, टूल्स ज़्यादा हैं, चौड़ाई भी बढ़ा रही है और गहराई भी बढ़ा रही है। लेकिन गहराई की तुलना में अब धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ने लगती है, उसका वाइडल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और नदी इसमें अपने चौड़े बेसिन का निर्माण करना शुरू कर देती है। अब नदी मैदान में लहराते हुए चलना शुरू कर देती है। इस स्टेज के लास्ट में जाते जाते नदी काफ़ी चौड़ी घाटियों का निर्माण कर लेती है, और उन रिवर बेसिन के किनारे ही देखेंगे कि
दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, आगरा हो, पटना हो, वाराणसी हो, ऐसे शहरों का निर्माण हुआ है। तो इस दौरान ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है, क्योंकि लिटरल इल्यूजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तीसरे स्टेज में जब हम आते हैं तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जिसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं। ओल्ड स्टेज में रिवर पार्श्ववर्ती इरोजन जो बोलते हैं, लेटरल इरोजन मैक्सिमम होने लगता है और वर्टिकल इरोजन लेस होने लगता है, बहुत कम। इस कंडीशन में चौड़ी घाटियां वाइडल बेसिन का निर्माण तो होता ही है, साथ साथ नदी में स्लोप कम होने के कारण, अब स्लोप जो है वह मिनिमम है, जिसकी वजह से रिवर मियांडरिंग बड़े लेवल पे होता है। रिवर मियांडरिंग, नदी विसर्पाकार स्थिति में पहुंचने लगती है। कहा जाता है सेकेंड स्टेज के लास्ट में ही नदी मियांडरिंग की कंडीशन बनाने लगती है, बट ओल्ड स्टेज के बिगिनिंग में रिवर बड़े लेवल पे मियांडरिंग करती है और इस हिसाब से फाइनल जाकर के नदी डेल्टा बनाती है और ओशन में अपने डिपोजिट गिराती है। ये डेविस साहब का ये 3 स्टेज था। अब इनके अगेंस्ट जो पेंक महोदय आए, बोले कि ऐसा कोई साइकिल या सर्कल नहीं है किसी भी लैंडफॉर्म के ओरिजिन के लिए। लैंडफॉर्म ओरिजिन का काउज स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम नहीं हो सकता। तो पेंक महोदय क्या कह रहे हैं? पेंक चूंकि जर्मनी के थे, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नामक अपने पत्रिका में मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब किया और बोला कि देयर इज नो एनी साइकिल ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म एंड साइक्लिक टर्म इज वेरी वेरी डाउटफुल टर्म। और इसको इन्होंने भ्रामक बताया, बोला कि ये फालतू की बातें हैं। एक्चुअल में लैंडफॉर्म्स are not resultant of structure, process and time. Landforms are resultant of rate of upliftment and the rate of erosion. कोई भी स्थल स्वरूप जो है वह उत्थान की दर और अपर्दन की दर का परिणाम स्वरूप होता है, ना कि, और इट्स क्रिएटेड बाय एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। इनका सिस्टम बहुत साइंटिफिक था, लॉजिकल था, बट ये जर्मन लैंग्वेज में बड़ी कठिन कठिन बड़े हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया, जनता एक्सेप्ट नहीं किया। जनता पता ही है कि बड़े दिलचस्प चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करती है, इसलिए। बट आप लोग ये याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के जरिए रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड रेट ऑफ इरोजन के बेस पर ही इन्होंने लैंडफॉर्म्स को समझाया और बोला कि देयर आर नो थ्री स्टेजेज फॉर टाइम पीरियड, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बट देयर आर 3 इंट्विकलिंग। और 3 इंट्विकलिंग को उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया और उसे 3 अलग अलग इंट्विकलिंग को उन्होंने क्लियर कट बताया और बोला कि रिवर में जो कंडीशन बनती है, आप देखेंगे, जिसको उन्होंने अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म कहा उसको इन्होंने क्या कहा, देखिए मजेदार बात। दिस इज प्राइमा रंप, और एंड वाले को जिसको उन्होंने पेनी प्लेन कहा, इन्होंने कहा दिस इज एंड रंप।
एंडरम्प याद रख लीजिए। जिसको उन्होंने मोनोडोना कहा उसको इन्होंने इंसेल वर्ग कहा। और इन्होंने कहा कि ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्सेज ए प्राइमा रैंप क्रॉसिंग थ्रू द 3 इंट्विक्लिंग फाइनली कन्वर्टेड इनटू एंडरम्प। तो एक प्राइमा रंप से प्रारंभ होकर कोई भी लैंडफॉर्म्स एंडरम्प पर एंड कर जाता है, यह इंडोजेनेटिक फोर्स या रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और रेट ऑफ इरोजन के परिणाम स्वरूप उस कंडीशन में बदलता है। और इन्होंने फिर 3 इंट्विक्लिंग कहा। आप लोग बुक में इंट्विक्लिंग देख लीजिए, बड़ा मुश्किल है, जर्मन भाषा इंट्विक्लिंग, ठीक है। वन इंट्विक्लिंग फर्स्ट, इंट्विक्लिंग सेकेंड, और इंट्विक्लिंग थर्ड। फर्स्ट वाले को इन्होंने कहा आ फस्ती जिंदे, आ फस्ती जिंदे। सेकेंड वाला को कहा ग्लिक फॉर्मिंग, ग्लिक फॉर्मिंग। थर्ड वाले को कहा आ बस्ती जिंदे। अब आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले को आप फंसती जिंदे, आप लोग याद रखिएगा, आके फंस जाते हैं आप, फिर ग्लिक फार्मिंग, फिर फॉर्म भरते हैं और लास्ट में यहीं बस जाते हैं, आ बस्ती जिंदे। पहले फंसती कि पहले बसती? पहले फंसती, फिर फॉर्म भरे ग्लिक फार्मिंग, और फिर यहीं बस गए। ये किसने कहा? बैंक ने कहा। इस प्रकार से आप दोनों को तुलनात्मक करेंगे तो उसका मोनाडोनाक, इसका इंसेलबर्ग, उसका पेनीप्लेन, इसका एंड्रम, उसका अपलिफ्टेड लैंड, इसका प्राइमरम, उसका स्टेज, इनका इंटिक्लिंग। हो गया। वो डेविस अमेरिका के थे, ये जर्मनी के नहीं। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलसी किंग महोदय ने पेडी प्लेन शब्द का यूज किया, यानी कि जिसको पेनी प्लेन